सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने पठन पाठन में पुरजोर तरीके से लगे भिड़े पड़े होंगे। तो चलिए हम लोग आज की शानदार कक्षा में चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह क्वेश्चन है आपका, परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। धमनी वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी की दीवारों में पतली और लोचदार होती है, सिराओं के में कपाट होता है, वगैरह वगैरह। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त मेरे, धमनी और सिरा में क्या अंतर है। धमनी 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 और सिरा में क्या अंतर है, गौर फरमाइएगा। धमनी और सिरा में क्या अंतर है, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्त मेरे। धमनी 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 आर्टरी बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं, और वैन बोलते हैं दोस्त मेरे, वैन बोलते हैं। अब मामला क्या है, धमनी और सिरा में अंतर क्या है ना। धमनी और सिरा में क्या अंतर है। धमनी आप याद रखिएगा, स से सिरा, स से शुद्ध रक्त नहीं होता है, ये अशुद्ध रक्त के लिए जिम्मेवार है, ये अशुद्ध रक्त के लिए जिम्मेवार है। कौन रक्त के लिए जिम्मेवार है दोस्त मेरे, अशुद्ध रक्त बहता है इसमें, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता, शुद्ध रक्त बहता। तो आप समझ लिए सब कुछ अगर बढ़िया होगा, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है उसमें सब कुछ बढ़िया होगा। यानी इसका जो प्रेशर होगा, इसका अगर हम प्रेशर की बात करें, इसका प्रेशर अधिक होगा, इसका प्रेशर जो होगा वो कम होगा। इसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसमें वेल्व जो है, धमनी में शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त में इसमें ये ऐसा होगा, इसमें अशुद्ध रक्त है तो इसमें दोस्त मेरे वेल्व होगा। इसमें अगर हम बात करें तो ये वेल्व होगा, इसमें इस टाइप का वेल्व पाया जाता है, इसमें इसमें वेल्व होगा, वेल्व मतलब कपाट, वेल्व होगा। और इसमें वेल्व नहीं होगा। धमनी की अगर हम बात करें, इसमें वेल्व नहीं होगा और इसमें वेल्व होगा, इसमें वेल्व होगा। सिरा में वेल्व होगा क्योंकि ये अशुद्ध रक्त ले जाता है, तो बैक नहीं आना चाहिए। अशुद्ध रक्त बैक आ जाएगा दोस्त मेरे, तो पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त फिर से आ जाएगा। तो इसलिए अब क्वेश्चन कह रहा है, स से सिरा, स से शुद्ध रक्त नहीं होता, अशुद्ध रक्त, इसका प्रेशर कम होता है, इसमें वेल्व होता है। क्या होता है दोस्त मेरे, वेल्व होता है। अब बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। धमनियां वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। तो धमनी में हो जाएगा शुद्ध रक्त, तो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। एकदम 100% सही है कि गलत है, 100% सही है, ए नंबर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कहता है धमनियों की दीवारें पतली और लोचदार होती है। भैया धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, तो शुद्ध रक्त होगा तो पतली और लोचदार होगी, ये गलत है, इसका उल्टा होता है। और तीसरा नंबर कह रहा है कि सिराओं में कपाट होता है, सिरा में अशुद्ध रक्त होता है जिसमें कपाट यानी वेल्व होता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि रक्त केवल एक ही दिशा में बहेगा, यानी 1 और 3 इज द राइट आंसर। वेल्व का यही काम है। एक जगह और दोस्त मेरे ध्यान रखना, जो डक्ट और एक कहता है किसमें नलिका होता है खुद का, किसमें नहीं होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि डक्टलेस होता है, वो रक्त के साथ बहता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि में डक्ट होता है। अब ध्यान से देखना, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है, हाइजेन के अनुसार प्रकाश तरंग है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है, हाइजेन के अनुसार प्रकाश तरंग है। प्रकाश का कण गुण आइंस्टाइन ने एवं तरंग गुण यंग ने साबित किया था, और अभी प्रकाश कण भी है और तरंग भी। कहेगा बताओ, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है, हाइजेन के अनुसार प्रकाश तरंग है। प्रकाश का कण गुण आइंस्टाइन ने और तरंग गुण यंग ने साबित किया था। अगर प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कैसा तरंग है दोस्त मेरे, अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ये ध्यान रखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, करती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश की अगर हम बात करें, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और कैसा है, अनुप्रस्थ है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है, हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या है, तरंग है। आइंस्टाइन ने कण गुण को साबित किया था और यंग ने तरंग गुण को साबित किया था। ये अगर आप जानते हैं तो बताइए, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से कौन सा गुण साबित हुआ था।
एक ऑप्शन है कण गुण और दूसरा ऑप्शन है तरंग गुण। बताइए तो कौन सा गुण साबित हुआ था, कण या तरंग? कण या तरंग? व्हाट इज द आंसर? प्रकाश विद्युत प्रभाव से कहा गया था कि अगर सोलर प्लेट पर प्रकाश देते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और इलेक्ट्रॉन कण है, इसलिए इससे कण गुण साबित हुआ। और व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण साबित हुआ था, व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण साबित हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन कहता है डैश, जितना भी आज बायो के क्वेश्चंस हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, जो टफ टफ क्वेश्चन पूछा है वो करवा रहे हैं, जो टफ टफ क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं दोस्त मेरे। डैश एक गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमेटीन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। बताओ, क्रोमेटीन पदार्थ के रूप में पाया जाता है, बताओ जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? कहां पाया जाता है? अब यही क्रोमेटीन की अगर हम बात करें, क्रोमेटीन डीएनए का बना होता है। क्रोमेटीन की अगर बात करोगे आप, तो ये जो क्रोमेटीन है ये किसका बना होता है? ये डीएनए का बना होता है। क्रोमेटीन जो होता है ये डीएनए का बना होता है। तो अब इससे सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा आपको, डीएनए जीन से मिलकर बना है, और ये जो डीएनए है ये जीन से मिलकर बना है, ये जीन से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है दोस्त मेरे? जीन से मिलकर बना है। देखो, क्रोमेटीन किसका बना होता है? डीएनए का। और डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है? जीन से मिलकर बना है। डीएनए किससे मिलकर बना है? जीन से मिलकर बना है। क्वेश्चन कर रहा है क्रोमेटीन पदार्थ के रूप में पाया जाता है कहां? डीएनए में। क्रोमेटीन पदार्थ के रूप में पाया जाता है कहां? डीएनए में। राइबोसोम सबको पता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रब भाग पर होता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का जो बीच वाला भाग है, ये जो क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम का जो बीच वाला भाग है, ये जो क्रोमोजोम का बीच वाला भाग है, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। ये जो यहां वाला जो भाग है इसको कहते हैं टिल्लोमियर। ये जो बीच वाला भाग होगा इसको कहते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। और ये जो साइड वाला भाग है इसको कहते हैं टिल्लोमियर। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? टिल्लोमियर के नाम से जानते हैं। अगला कहते हैं प्रकाश का गुण, परावर्तन। परावर्तन ही ध्यान रखिएगा, परावर्तन कहते हैं जब कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है तो यह घटना परावर्तन है। किसी भी प्रकार की वस्तु, किसी भी आकार की वस्तु दर्पण समान व्यवहार करती है, सभी प्रकाश का परावर्तन होता है। सभी से प्रकाश का, जब वस्तु चिकना होता है तो नियमित परावर्तन, और जब वस्तु खुरदरा होता है तो विसरित परावर्तन होता है। ये ध्यान रखिएगा, जब वस्तु चिकना होगा, चिकना होता है तो नियमित परावर्तन होगा, और जब वस्तु खुरदरी होती है तो विसरित परावर्तन होगा, विसरित परावर्तन होगा। और परावर्तन का नियम कहता है दोस्त मेरे, सभी दर्पण पर, सभी दर्पण पर लागू होगा और सभी प्रकार के सतह पर लागू होगा, सभी प्रकार के सतह पर लागू होगा। परावर्तन का नियम सभी दर्पण पर और सभी प्रकार के सतह पर लागू होगा। परावर्तन का नियम की अगर हम बात करें, सभी दर्पण पर और सभी प्रकार के सतह पर लागू होगा। परावर्तन का जो नियम है ये सभी दर्पण पर और सभी प्रकार के सतह पर लागू होता है। और आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होगा, सब आपको पता होगा। चिकना सतह पर होगा तो नियमित परावर्तन, और खुरदरे सतह पर होगा तो विसरित परावर्तन होता है। खुरदरे सतह पर होगा तो विसरित परावर्तन होगा। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा विशेष रूप से पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? बताओ कौन? जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, विशेष रूप से पादप में पाया जाता है, अर्थात जंतु में नहीं पाया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? देखो, लवक केवल पादप में पाया जाता है। लवक की अगर हम बात करें तो लवक केवल किसमें पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। उसके बाद बताओ, कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है। लेकिन बी और ई देखो तो क्या कहीं ऑप्शन में है?
नहीं, यहाँ सी और डी है, यहाँ एफ है, यहाँ बी डी ई है, ए और सी है। तो देखो एफ की अगर हम बात करें, एफ में लेन काय ई तो पाया ही जाता है दोनों में। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोशिका भित्ति और लवक ये दो एकदम नहीं पाया जाता है। कोशिका विशेष रूप से, तो विशेष रूप से अगर हम कहें तो इसमें बड़े रूप से रसधानी भी पाया जाता है। रसधानी जो होता है वो बड़ा होता है। रसधानी की अगर हम बात करें तो ये बड़ा होता है। तो आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। इसका आंसर चूंकि मेनली बी और ई होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा। क्वेश्चन कर रहा विशेष रूप से। हेलो 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 हेलो। इसमें दोस्त मेरे अगर हम चलें तो बता दो जल्दी से आंसर। इसमें चूंकि बी और ई होना चाहिए था, ये दोनों केवल और केवल पादप में पाया जाता है। केवल पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। लेकिन ये बड़ा पाया जाता है, ये बड़ा पाया जाता है पादप में, इसलिए इसको भी लेंगे। क्योंकि बी और ई एक साथ ऑप्शन में है भी नहीं, तो आंसर बी डी और ई हो जाएगा। जितना टफ टफ क्वेश्चन है वही है। अब बाकी सब कॉमन है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, गोल्जी बॉडीज दोनों में पाया जाता है, लयन काय भी दोनों में पाया जाता है। लाइसोसोम जिसको आप कहते हैं, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। अगला परावर्तन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक तल में। परावर्तन का नियम सभी दर्पण के लिए मान्य है, और परावर्तन के कारण कोई भी वस्तु हमें दिखता है, कोई भी वस्तु हमें दिखता है। आप कहेगा ये तो सर बहुत आसान है। हमको ये बताइए कि अगर ये ऐसा हो, ये अगर मान लीजिए आपतित किरण है 10 डिग्री है, तो बताइए तो परावर्तित किरण आर का मान कितना होगा? आर बराबर व्हाट? जल्दी से बता दीजिए आर का मान कितना, जल्दी बताओ। ये बताएगा आर का मान कितना। अगर आपको कह दे परावर्तन कोण कितना, तो ये 10 है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। तो ये 10 है तो ये 80 हो गया, और ये 80 है तो ये भी 80 हो गया, ये भी 80 हो गया। यानी ये अगर 10 है, जब भी ये आपतन कोण नहीं है। आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है कोण, उसी को आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दैट इज 80 इज द राइट आंसर। अगला, श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन कह रहा है श्वसन से संबंधित कौन सा सही है। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4? बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर। कहते हैं खमीर में किण्वन के दौरान पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। एकदम सही बात। खमीर में जो है किण्वन के दौरान जो होता है, ये पायरुवेट इथेनॉल में बदल जाता है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा ही इथेनॉल का निर्माण होता है, पूछता है क्वेश्चन। और इसमें कौन सी गैस निकलती है दोस्त मेरे? CO2 निकलती है। एकदम सही। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विखंडन हरित लवक में होता है, साफे गलत। हरित लवक तो दोस्त मेरे ऑलरेडी उपलब्ध होता है। कहते हैं मांसपेशीय कोशिकाओं में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। एकदम सही है, ये भी सही है। अगर ऑक्सीजन की थोड़ी सी आंशिक कमी हो जाएगी तो पायरुवेट लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। तो आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। 1 और 3 इज द राइट आंसर। पायरुवेट जो है लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगर आपको कहे कहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? हरित लवक में। और किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का।
तो ई तो कर रहा है ऑक्सीजन का उपयोग करके हरित लवक। हरित लवक की अगर हम बात करें, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है कौन? हरित लवक। हरित लवक क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में। और किण्वन की प्रक्रिया जो होती है दोस्त मेरे, ये ग्लूकोज C6H12O6 जो है वो खमीर की उपस्थिति में ये बना देता है C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O। अब देखो अपवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन भिन्न भिन्न माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर के कारण होता है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए तारे टिमटिमा रहे हैं, एक तो अपवर्तन के कारण और दूसरा दे देगा अपवर्तनांक में अंतर के कारण, क्योंकि अपवर्तनांक में अंतर के कारण अपवर्तन की क्रिया होती है। फिर कहेगा इसमें आपतन कोण अपवर्तन कोण के समानुपाती होता है, यानी साइन आई बराबर साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई। किसी वस्तु का आभासी प्रतीत होना क्या कहलाता है? अपवर्तन। उदाहरण, पानी में कुछ उठा हुआ, डूबता सूरज कुछ समय बाद तक दिखाई देता है, उगता सूरज कुछ समय पहले तक दिखाई देता है, पहले से दिखाई देता है, ये सब अपवर्तन है। दिए गए कथनों में अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो अजैव निम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब हुआ जो 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 ना सड़े, जैसे प्लास्टिक। आप जैव निम्नीकरणीय मतलब जो सड़ जाए, जो सड़े, जैसे रसोई का कचरा। बताइए अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय। जो ना सड़े उसे प्लास्टिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमें सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए, एकदम सही है। अपशिष्ट दो प्रकार के, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। बायोडिग्रेडेबल जो सड़ जाए, बायो नॉन डिग्रेडेबल जो ना सड़े, जैसे कागज वगैरह डिग्रेडेबल में आता है, सड़ जाएगा। कागज ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, दर्पण, समतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह समतल होता है, ऐसा होता है, और इसका वक्रता केंद्र जो होता है, इसका केंद्र जो होगा दोस्त मेरे वो अनंत पर होगा। इसका केंद्र कहेगा कहां होता है दोस्त मेरे? अनंत पर। और इसकी फोकस कहां होती है? अनंत पर। आप शक्ति शून्य, क्योंकि भैया P बराबर होता है 1/f, आप 1/ अनंत कर दोगे तो हो जाएगा 0। फिर कहते हैं इसमें प्रतिबिंब समान आकार का काल्पनिक या आभासी एवं पार्श्व उल्टा बनता है। इसमें पार्श्व उल्टा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखो, काल्पनिक और अनंत पर बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, केवल वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ कौन सा सही है? पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, हम जो भोजन खाते हैं, सब टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। एएलपी टेक्नीशियन में जो टफ क्वेश्चन है वो दिया। हम जो भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है, एकदम पचाया जाता है। और ये हमेशा ध्यान रखना, एंजाइम जो है ये बाह्य स्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ये रक्त के साथ नहीं बहता है। एंजाइम बाह्य स्रावी, एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, एकदम विशिष्ट होते हैं, ये पचाने का काम करते हैं। किसी विशेष पदार्थ के विघटन के लिए विशिष्ट एंजाइमों की आवश्यकता होती है। हाँ, अलग अलग, पेप्सिन के पाचन के लिए अलग एंजाइम, रेनिन के पाचन के लिए अलग एंजाइम, सब के लिए अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा तो आप कहिएगा गुरुजी ये क्या पूछ दिया, कथन निष्कर्ष फलना चिलना किसी ने नहीं पढ़ाया, पूछ दिया। अगला 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 क्या कहता है? देखो, गोलीय दर्पण, यह एक प्रकार का खोखला गोला है। इसका त्रिज्या, दर्पण की त्रिज्या है। इसके परावर्तक सतह विपरीत के विपरीत सिल्वर नाइट्रेट का पेंट होता है। ये जो पेंट होता है दोस्त मेरे, ये किसका?
सिल्वर नाइट्रेट का, क्योंकि ये बहुत अच्छा परावर्तक है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जिधर पेंट होता है उसको हम लोग पीछे कहते हैं, और जिधर पेंट नहीं होता है उसको हम लोग आगे कहते हैं। अवतल दर्पण में ये आगे, ये पीछे हो गया, वही उत्तल दर्पण में जाओगे तो ये पीछे हो गया और ये आगे हो गया, आगे हो गया। जिधर पेंट करेंगे वो पीछे होता है। इससे क्वेश्चन आता है कि बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के आगे कि दर्पण के पीछे। इसमें जो काल्पनिक प्रतिबिंब, बताओ तो इस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। आगे, आगे या दूसरा पीछे, कहां बनेगा जल्दी बताओ, आगे की पीछे। व्हाट इज द आंसर? तो आंसर हो जाएगा काल्पनिक इसके पीछे बनता है दोस्त मेरे, दर्पण के पीछे बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डेंड्राइट्स को वर्णित करता है, बताओ कि कौन सा विकल्प डेंड्राइट्स को वर्णित करता है। व्हाट इज द आंसर? देखो ये डेंड्राइट से जो है ना, ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट है, और ये एक्सॉन है। ये जो देख रहे हो आप दोस्त मेरे, ये इसको कहते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट कहते हैं ध्रुमाक्ष, इसको कहते हैं सेल बॉडी, कोशिका अंगक, इसको कहते हैं एक्सॉन, इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल। तो दोस्त मेरे ये इधर से इधर की ओर प्रवाहित होता है विद्युतीय सिग्नल। अब फिर जब दो के बीच, दो तंत्र कोशिका के बीच होता है तो उसके पीछे फिर यहाँ रासायनिक ये केमिकल सिग्नल होता है, ये दोनों के बीच रासायनिक सिग्नल होता है, पास होता है। पूरे में कह देगा तो विद्युत रासायनिक। तो अब दोस्त मेरे एक तो छोटा होवे करता है और शाखा युक्त होता है, लंबा नहीं होता है, छोटा होता है, ये छोटा होता है, ये एक्सॉन लंबा होता है, एक्सॉन लंबा होता है, छोटा होता है ये, और शाखा युक्त ब्रांचेस होते हैं इसमें। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। और इसका ऑर्डर कहेगा कैसे जाता है, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल आगे बढ़ जाता है। अगला आंसर बता दे, अगले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ होता है, एकदम धसा हुआ होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ होता है। यह अभिसारी दर्पण है क्योंकि यह सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करने का काम करता है, और यहां से जो किरण आएगा उसको ये समानांतर कर देगा। जब समानांतर आएगा तो फोकस पर आएगा, फोकस से निकलेगा समानांतर हो जाएगा। अब फोकस को ही हम लोग बिंदु स्रोत के नाम से भी जानते हैं। फोकस को हम लोग किस स्रोत के नाम से जानते हैं दोस्त मेरे? बिंदु स्रोत के नाम से जानते हैं। इसमें बड़ा छोटा बराबर तीनों प्रतिबिंब बनता है, सब टाइप का प्रतिबिंब बनता है। इसका प्रयोग नाक कान, देखो उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण, गाड़ी के साइड में रोड लैंप, बाकी सब जगह अवतल, बाकी सब जगह अवतल। इसे नतोदार भी कहते हैं, क्योंकि धसा हुआ है तो नतोदार, यही उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण, उसको उन्नतोदार कहते हैं। आ जाओ इधर। प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो पहले प्लाज्मा में उपस्थित क्या क्या होता है दोस्त मेरे? प्लाज्मा की अगर हम बात करें, प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो कुल रक्त का 55%, रक्त का 55% जो है ना ये प्लाज्मा होता है रक्त का। इसमें जल की मात्रा 90% होती है। जल जो है ये इस 55% में जल कितना परसेंट? 90%। प्रोटीन 7%। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो कितना परसेंट? 7% होता है। और कार्य इसका क्या है? परिवहन करता है अपशिष्ट का, हार्मोन का, लवण का, प्रोटीन का। ये परिवहन करता है किसका किसका? अपशिष्ट का, अपशिष्ट का, अपशिष्ट का परिवहन करता है। उसके बाद हार्मोन्स का परिवहन करता है, हार्मोन का परिवहन करता है, लवण का परिवहन करता है। और प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी होता है।
एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो ये प्लाज्मा में ही पाया जाता है एंटीबॉडी। एंटीजन पाया जाता है कहां पर, जल्दी से बता दो तो, जल्दी बताओ। एंटीजन जो है, जो जो उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है वही ला रहे हैं। आरबीसी पर पाया जाता है कि डब्ल्यूबीसी पर, तो कहेंगे भैया एंटीजन, जल्दी से बता दो कहां पाया जाता है। व्हाट इज द आंसर? एंटीजन कहां पाया जाता है, जल्दी बता दो। आरबीसी पर पाया जाता है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। अब कहता है प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, कौन प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? व्हाट इज द आंसर? लवण, देखो लवण का ही तो ढोबे करता है तो लवण होबे करेगा। प्रोटीन भी ढोता है, अपशिष्ट अपशिष्ट लवण, प्रोटीन, हार्मोन्स, इस सब को ढोता है। अपचित भोजन को नहीं ढोता है। अपचित भोजन एकरा में चल जाएगा, जुलुम हो जाएगा, वो तो भैया मेरे बड़ी आंत होते हुए बाहर निकल जाता है, बड़ी आंत होते हुए बाहर निकल जाता है। ढोता अपशिष्ट को है, हार्मोन्स को है, लवण को है, प्रोटीन को है। आरआरबी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है, इसका बाहरी सतह उभरा हुआ होता है और उन्नतदार, उन्नत मतलब उभरा हुआ होता है। यह केवल काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका प्रयोग बस रोड लैंप और गाड़ी के साइड मिरर में, बाकी हर जगह अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रोटीन का सरल रूप क्या है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्त मेरे, प्रोटीन की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन के बारे में कहा जाता है कि इसका खोज किसने किया? बर्जीलियस ने। खोज की अगर हम बात करें, खोज किसने किया? बर्जेलियस ने इसका खोज किया, बर्जेलियस ने इसका खोज किया। ये उत्तक के निर्माण में एमिनो अम्ल से ये बना होता है। किससे बना होता है दोस्त मेरे? अमीनो अम्ल से बना होता है, अमीनो अम्ल से बना होता है और शरीर का निर्माण करता है। शरीर का निर्माण इसी से होता है। रोग से लड़ने के लिए विटामिन की जरूरत होती है। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा की जरूरत होती है। राइबोसोम से यह बनता है, राइबोसोम से बनता है। राइबोसोम जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम से बनता है, राइबोसोम से बनता है। तो बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? प्रोटीन का सरल रूप क्या है? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल मार दें। प्रोटीन का सरल रूप क्या है? एमिनो अम्ल से बनता है। ये एमिनो अम्ल से बनता है, एमिनो अम्ल से बनता है। प्रोटीन का सरल रूप है, एमिनो अम्ल से बनता है, शरीर का निर्माण करता है, राइबोसोम से बनता है, राइबोसोम से बनता है। खोज इसका वर्जीलियस ने किया है। ग्लूकोज तुरंत शक्तिदायक, कोई नहीं ऐसा, ग्लूकोन डी जैसा तुरंत ऊर्जा देता है। और ग्लिसरॉल ये नमी बनाए रखता है, नमी बनाए रखता है। ग्लिसरॉल का काम है नमी बनाए रखना। वसा का संबंध किस उत्तक से है? एडिपोज टिश्यू से है। वसा का संबंध एडिपोज टिश्यू से है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। लेंस, लेंस एक पारदर्शक वस्तु है। लेंस में हमेशा ध्यान रखना अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है चूंकि प्रकाश आर पार जाता है। और दर्पण में अगर कहेगा तो दर्पण में दोस्त मेरे सबको पता है, दर्पण में प्रकाश जिस माध्यम में जाती है उसी में आ जाती है। तो दर्पण में परावर्तन होता है जबकि लेंस में अपवर्तन होता है। कहते हैं इसे कांच भी कहते हैं, लेंस को कांच भी कहते हैं। निम्नलिखित दर्पण में कहेगा परावर्तन, क्योंकि जिस माध्यम में जाता है उसी में लौट जाता है। अगला कहते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकता है? बताओ कौन कौन है जो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है? भैया प्लास्टिक से बनी सामग्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है अगर लंबे समय तक बना रहा तो। ये सबको पता है। उत्तल लेंस, इसका बीच वाला भाग मोटा होता है। देखो उत्तल लेंस बीच वाला भाग मोटा होता है, दोनों किनारों पर पतला, इसका उल्टा अवतल हो जाता है। इसे अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि ये सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब छोटा बड़ा बड़ा, जो अवतल दर्पण में जैसे सारे टाइप का प्रतिबिंब बनता है वैसे ही उत्तल लेंस में सारे टाइप का प्रतिबिंब बनता है। इसे पठन लेंस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे इससे चूंकि वही अवतल लेंस में चल जाओगे तो अवतल लेंस में खाली छोटा प्रतिबिंब बनता है, खाली छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में, तो भैया उससे तो पढ़ नहीं पाओगे। पठन इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है उत्तल में, तो इसीलिए इसका उपयोग पढ़ने के लिए करते हैं।
फोकस दूरी और क्षमता दोनों धनात्मक, हम कितना बार बोले हैं, अ लगा हुआ होगा तो उसकी फोकस दूरी निगेटिव हो जाएगी, उ लगा हुआ होगा तो इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव हो जाएगी। इसे बिंदु श्रेत लेंस भी कहते हैं क्योंकि सभी प्रकार की किरणों को एक बिंदु पर ये ला देता है, एक बिंदु पर ला देता है सभी प्रकार की किरणों को, इसलिए इसको बिंदु स्रोत लेंस भी कहते हैं। कौन सा प्लोएम की कोशिकाएं हैं, क्वेश्चन कर रहा है कौन सा प्लोएम की कोशिकाएं हैं, बताओ जल्दी से, व्हाट इज द आंसर। प्लोएम की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, बोले जितना उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है वही लेके आए हैं हम। प्लोएम सबको पता है, जाइलम जल का वहन करता है, प्लोएम खाद्य पदार्थ का वहन करता है। प्लोएम की कोशिकाओं में अगर हम बात करें तो पहला जो है तुम्हारा, पहला है प्लोएम पेरेन्काइमा, प्लोएम पेरेन्काइमा इसी का भाग है, पेरेन्काइमा, प्लोएम पेरेन्काइमा। ये जीवित होता है और भोजन का संचय करता है, ये जीवित है और भोजन संचय करता है, और क्या करता है दोस्त मेरे, भोजन संचय करता है, भोजन संचय करता है। फिर आ जाओ तुम, प्लोएम पेरेन्काइमा हो गया चलनी नलिका जिसको आप कहते हैं, ये दूसरा हो गया आपका चलनी नलिका। चलनी नलिका का नाम सुना होगा, इसका काम क्या है, जीवित होता है और भोजन का परिवहन करता है, ये जीवित होता है अब भोजन परिवहन करता है, भोजन परिवहन करता है, भोजन परिवहन करता है। प्लोएम पेरेन्काइमा जीवित होता है और भोजन का संचय करता है, जीवित होता है और भोजन का संचय करता है। चलनी नलिका जीवित होता है और भोजन का परिवहन करता है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्त मेरे, प्लोएम तंतु का नाम सुने होंगे आप, प्लोएम 3 नंबर में अगर चले हम, 3 नंबर में अगर हम चले तो 3 नंबर में चलते हैं प्लोएम तंतु। कौन तंतु दोस्त मेरे, प्लोएम तंतु, प्लोएम, प्लोएम तंतु की अगर हम बात करें तो प्लोएम तंतु का काम क्या है, ये मृत होता है और पौधों को सहारा देता है, ये मृत होता है और सहारा देने का काम करता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से प्लोएम की कोशिकाएं हैं, एक और होता है साथी कोशिका, एक जो दोस्त मेरे 4 नंबर में है साथी कोशिका। साथी कोशिका की अगर हम बात करें तो साथी कोशिका का काम क्या है, जीवित होता है और भोजन का परिवहन करता है, ये भी जीवित है और भोजन का परिवहन करने का काम करता है। ये कुल मिला के अलग अलग इसके प्लोएम के भाग हैं। पहला प्लोएम पेरेन्काइमा जीवित होता है, भोजन संचय, चलनी नलिका जीवित होता है, भोजन परिवहन, प्लोएम तंतु मृत होता है। एकमात्र जो मृत होता है प्लोएम का वह भाग है प्लोएम तंतु। प्लोएम तंतु ये पौधे को सहारा भी देता है और साथी कोशिका जीवित होता है और परिवहन करता है। अब आंसर कह रहा है प्लोएम की कोशिकाएं हैं, बताओ अब क्या हो जाएगा, अब तो बता दो, व्हाट इज द आंसर। प्लोएम की कोशिका देखो, चलनी कोशिका और साथी कोशिका, वाहिनिका नहीं है, वाहिनिका और वाहिका नहीं है प्लोएम की कोशिकाएं, यही 4 है, 1 2 3 4। तब खाली तुमको चुनना है तो खट से चुन लो। अगला में चलते हैं दोस्त मेरे, अवतल लेंस। हा, अवतल लेंस कुछ ऐसा होता है, ये सभी किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। इसका बीच वाला भाग पतला होता है, किनारा मोटा होता है, इसकी फोकस दूरी और क्षमता अ लगा हुआ है, फोकस दूरी क्षमता दोनों ऋणात्मक, केवल काल्पनिक सीधा और छोटा बनाता है, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित में से किससे बनते हैं, कायिक प्रवर्धन का नाम सुने हो। पौधे में जब जनन की क्रिया जड़, तना और पत्ती से होता है, जब जनन जो है, जब जनन जो काट के हम लोग लगाते हैं, जड़ से, तना से, खाली फूल से नहीं होता है, पत्ती से होता है, जड़, तना और पत्ती से होता है, तो इसको हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे गुलाब वगैरह को काट के लगाते हैं। लैंगिक जनन की अगर बात करोगे, लैंगिक जनन की अगर हम बात करें, लैंगिक जनन में जो है प्रजनन, प्रजनन फूलों से होता है, जो नहीं कहते पराग कणों से, फूलों से होता है। पराग कण, पराग कोश जो होता है, पॉलिनेशन वगैरह, लैंगिक जनन होता है, फूलों द्वारा होता है। अब कहता है कायिक प्रवर्धन जब जनन जड़, तना, पत्ती से होता है। जैसे गुलाब वगैरह को काट के लगा देते हो, जड़ काट के, तना काट के लगाते हो, ये कायिक है। खाली पुष्प नहीं होगा, देख लो पुष्प जहां जहां है वो नहीं होगा, जड़, तना और पत्ती हो जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। लैंगिक जनन में
प्रजनन फूलों से होता है, जो कहते हैं पुंकेसर स्त्री केसर, 2 भाग होता है, उसी से होता है। अगला प्रिज्म की अगर हम बात करें, ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करता है। इसमें जब प्रकाश देते हो तो यह 7 रंगों में विभक्त कर देता है। यह श्वेत प्रकाश को सूर्य के प्रकाश के 7 रंग में बांट देता है। 2 प्रिज्म को साथ रखने पर पुनः सभी रंग मिलकर श्वेत प्रकाश बन जाते हैं। देखो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक प्रिज्म ये हुआ, और एक प्रिज्म जो है और ले लेते हैं दोस्त मेरे, एक प्रिज्म और ले लेते हैं। ये एक प्रिज्म जो है ये एक पास है, ये भैया मेरे ऐसे ले लो, ऐसे। इससे जो प्रकाश श्वेत घुसेगा ना तो बाहर भी श्वेत निकलेगा। फिर जब श्वेत घुसेगा तो वैसे 7 रंगों में विभक्त कर देते हैं, और जब श्वेत घुसेगा दोनों प्रिज्म सटा हुआ तो श्वेत ही बाहर निकलेगा। एक चीज और ध्यान रखना, अगर सीधा है ना तो सीधा है तो बैगनी नीचे और लाल ऊपर, और यही अगर उल्टा हो जाएगा, अगर प्रिज्म उल्टा हो जाए, अभी आधार नीचे शीर्ष ऊपर है, अगर प्रिज्म उल्टा हो जाए दोस्त मेरे, अगर प्रिज्म उल्टा हो जाए तो उल्टा हो जाएगा तो लाल नीचे होगा और बैगनी ऊपर होगा। अगर प्रिज्म आधार नीचे शीर्ष ऊपर है तो बैगनी नीचे लाल ऊपर, अगर शीर्ष नीचे और आधार ऊपर है तो लाल नीचे और बैगनी ऊपर हो जाएगा। आप दोनों सटा देंगे तो श्वेत घुसाएंगे, श्वेत निकलेगा। इसमें 2 बार प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे। कहिएगा कैसे? एक बार जब यहां घुसा हवा से प्रिज्म में तब अपवर्तन होगा, और एक बार प्रिज्म से फिर हवा में घुसेगा तब अपवर्तन होगा। अगर ये मान लो कोई प्रिज्म है तो यहां से यहां घुसा एक बार अपवर्तन, फिर यहां से यहां निकला एक बार अपवर्तन, जब जब माध्यम चेंज होगा तब तब अपवर्तन होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। उन अशुद्धियों को डैश के रूप में जाना जाता है, उसको एनोड पंख कहते हैं। कैथोड पंख कहते हैं शुद्धि को। शुद्ध जो होता है वो कैथोड पर जमा होता है, अशुद्ध जो होता है वो एनोड पर जमा होता है। एकदम सिंपल है। विद्युत अपघटनी पंख होगा नहीं, एकदम सिंपल, ऐसे ही याद रखिए। अगर जो शुद्ध होगा, इसीलिए कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान जो होता है वो शुद्ध होता है, एनोड पंख जो होता है वो अशुद्ध हो जाता है। आंसर अगला 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 इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण 7 रंगों में विभक्त होता है। इसका मुख्य कारण पूछता है वर्ण विक्षेपण, और सहायक कारक अपवर्तन एवं परावर्तन है। इस सब एनसीईआरटी का लाइन है। यह 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। की नहीं पूछता है। इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ओए होए होए होए, बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? कीटोन दैट इज CO, एल्कीन दैट इज इन 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 एल्कीन है रे। अल्डिहाइड तो हो गया CHO, ये अल्डिहाइड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया COOH, तो एल्कीन तो इने होगा, यहां कार्बन हो जाएगा, तब डबल बॉन्ड हो जाएगा, तब डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड मतलब इन। आइए हमेशा ध्यान रखना दोस्त मेरे, अल्डिहाइड में अल होता है, अल्कोहल में ऑल होता है। अल्डिहाइड में अल होता है, अल्कोहल में ऑल होता है। अल्डिहाइड में अल होता है, अल्कोहल में ऑल होता है। प्रकाश की चाल किसने? रोमर ने। कितने ईस्वी में? 1676 ईस्वी में। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया दोस्त मेरे? मैक्स प्लांक ने दिया। और विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। सब इंपॉर्टेंट खोज है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्रकाश की चाल रोमर ने 1676, कणिका सिद्धांत न्यूटन ने, क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने, और विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने की? मैक्सवेल ने की। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने की दोस्त मेरे? मैक्सवेल ने। पदार्थ की द्रव अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। एकदम सही बात है। द्रव का आयतन 1 लीटर लोगे, एक लोटा में दूसरा बाल्टी में डाल दो तो ये 1 लीटर रहेगा। आयतन निश्चित, आकार निश्चित नहीं होता। ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव का विसरण की दर अधिक होती है। भैया विसरण की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा होता है गैस का, उससे कम होता है द्रव। विसरण मतलब घुलने मिलने का गुण, और उससे ज्यादा होता है ठोस का, सबसे कम ठोस का। ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का विसरण दर अधिक होता है। एकदम देखो, ठोस की अपेक्षा द्रव का अधिक होता है।
आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। देखो दोस्त मेरे, ये निश्चित अनिश्चित एकदम देख लेना। ठोस, द्रव, गैस, इसमें दोस्त मेरे अगर हम आकार, आयतन, आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित, इसका दोनों अनिश्चित, और द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। देखो इसका ठोस का दोनों निश्चित होता है, गैस का दोनों अनिश्चित होता है, और द्रव का तो आकार आपको भी पता है, जिस बर्तन में डालिएगा वैसा हो जाएगा, अनिश्चित, लेकिन आयतन निश्चित होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचर, आयोडीन, खांसी सिरप और कोई कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? इथेनॉल का। इसीलिए तो भैया जितना सिरप था वो सब बंद हो गया, सब में इथेनॉल था। इथेनोइक एसिड को ही हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH3COH, इसी को हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। हम अपने हिसाब से दोस्त मेरे वो सारे क्वेश्चंस जो आपके अच्छे वाले हैं वो लेकर के आते हैं। मिथेनॉल होगा नहीं, इसको जहरीला अल्कोहल है, ये जहरीला अल्कोहल है। अच्छा, कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कुछ स्पेशल सेशन एलपी टेक्नीशियन के लिए आए? एक बार 8 टाइप करो, तब हम उसका अनाउंसमेंट भी करेंगे। कुछ स्पेशल सेशन आए जो एकदम लगभग चीजों का रिवीजन हो जाए। सक्रियता श्रेणी में कौन सा युग्म सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु युग्म को दर्शाता? सबसे कम तो सोना हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे कम सोना, सब में देलो है सोना। अब बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? सबसे अधिक कहेगा द पोटेशियम। याद रखिएगा, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, पोटेशियम, गैलियम और सीजियम हथेली पर पिघल जाता है, हथेली पर पिघलता है। पोटेशियम, गैलियम और सीजियम हथेलिए पर पिघल जाता है। पोटेशियम, गैलियम और सीजियम कहां पिघल जाता है? हथेली पर पिघल जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है धातुओं में वायु के साथ अभिक्रिया करने पर निर्मित उत्पाद का नाम क्या होगा? धातु जब वायु के साथ अभिक्रिया करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल वायु यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, क्लोराइड नहीं बनाएगा, नाइट्रेट भी नहीं बनाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। धातु का जो कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, कहेगा कौन सी गैस देगा? CO2 गैस देगा। क्षार कौन सी गैस देगा? जितना भी क्षार है वो सब CO2 देगा। ये धातु का कार्बोनेट और क्षार, ये दोनों CO2 गैस देगा, याद रखिएगा। कोलाइड कणों को अलग करने के लिए भैया, कोलाइड मतलब हो गया दूध, दूध कोलाइड है। और ये अपकेंद्रण, आपको पता है दूध से मक्खन कैसे निकालते हैं? अपकेंद्रण विधि द्वारा। दूध से मक्खन मथ के निकालते हैं अपकेंद्रण विधि द्वारा, इज द राइट आंसर। अपकेंद्रीकरण इज द राइट आंसर। ऊर्ध्वपातन होगा नहीं, एंथ्रासीन, नेप्थलीन सब ऊर्ध्वपातन करते हैं। अगला एंड द लास्ट क्वेश्चन, इथेनॉल 443 केल्विन पर अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल हमेशा ध्यान रखना निर्जलीकरण में यूज करते हैं। निर्जलीकरण मतलब कैल्शियम क्लोराइड भी, मतलब ये नमी को अवशोषित कर लेता है। तो बताओ ये क्या बना देगा? एथीन बना देगा। इथेनॉल जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या बना देगा? एथीन बना देगा। ईथर बेहोशी की दवा है जिसको हम लोग निश्चेतक भी कहते हैं, बेहोशी की दवा है जिसे निश्चेतक कहते हैं। इथेनॉल 443 केल्विन पर एथीन बना देता है। क्या बना देता है दोस्त मेरे? एथीन बना देता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। लेंगे फिर इजाजत आपसे, और अगर आप स्पेशल सेशन चाहते हैं तो एक बार फिर से 8 टाइप कीजिए, तब हम आपको स्पेशल सेशन अवेलेबल करवाएंगे बड़ा प्यार से, और कोशिश करेंगे जो जिम्मेवारी आप हमें देते हैं उसको निभाने का। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।